आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज भोजन, ये कहाँ से आता है। फर्स्ट चैप्टर है भोजन, ये कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या है कि भोजन ये कहाँ से आता है, कि भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं, सुबह का अलग होता है, शाम का अलग होता है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भोजन ये कहाँ से आता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों, तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यदि वे उन राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची कीजिए। जी 1.1 सूची दी गई है फ्रेंड्स। अपने दोस्तों का नाम लिखिए और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ का भी सूची बनाइए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं, और जो ये खाने की चीज़ें हैं ये सभी किससे बनी हैं। पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जब हम खाना बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? कच्ची सब्जियों की, नमक की, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। अब कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। अब अपने घर पर दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनकी सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब जो ये सारणी है जो दोस्तों से प्राप्त करेंगे तो उस सारणी को 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उससे प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। 1.2 है खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। आपको यहाँ लिखना है और इसकी सामग्री रेडी करनी है। तो अब तक हमने क्या बताया कि इसमें मतलब कि भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या करा जाता है, तो उसे अपने दोस्तों से पूछिए क्या क्या ऐड होता है, घर से पर चर्चा प्राप्त कीजिए। हम पढ़ेंगे हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। अब जो 1.2 सूची है, कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? अब गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। अब जो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। और जो ये हैं इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे, अब कुछ अन्य भी खाद्य पदार्थ है, वो क्या है? दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए। अब कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए।
कुछ और उदाहरण इसी सूची में जोड़िए। अब कुछ और आप जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ सूची में, खाद्य व्यंजन संगठन जैसे वे बने हैं, जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। अब इडली की सामग्री चावल एंड स्रोत है पौधा। अब हमें उड़द की दाल, नमक, जल, कच्ची सामग्री, इसमें क्या ऐड हो, किस में ऐड होगी वो हमें लिखनी है। ये सारणी आपको पूरी रेडी करनी है। अब पढ़ेंगे क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। अब ये जो क्रियाकलाप 3 है तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। अब जो ये अन्न है, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब जो ये जंतु हैं तो उससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु। अब जो ये गाय हैं, बकरी हैं, इससे क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और जो ये दूध है उससे क्या क्या प्रयोग किया जाता है, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कुछ अन्य जंतुओं के नाम जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग। अब भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। अब जो पौधे हैं वो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब हम वो जो पौधे का है कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। अब जो हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। अब कुछ पौधे जो है उन्हें फलों के रूप में खाते हैं, तो भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। और कभी जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर वे तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो सीताफल है के फूलों को चावल की पट्टी में डुबोकर वे तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। और जो सरसों के बीज होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? आप केले के भागे के पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? अब डायग्राम देखकर समझ सकते हैं कि पुष्प कहाँ होता है, ये फल के मिड में होता है। कली दिख रही होगी आपको, ये तना है, ये पत्ती है और ये जड़ है। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। अब उन संगठनों को छांटना है कि जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, और जो पौधे हैं वो किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब जो 1.1 में जो अपने छाटे 1.3 में, वो हमें अब क्या करना है, 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब 1.4 सूची का भोजन के रूप में पौधे के भाग। अब ये बैगन का भरता खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। बैगन का भरता बनाया कैसे जाता है, इसके लिए स्रोत क्या चाहिए, बैगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, और पौधे का भाग क्या चाहिए, पौधे का भाग जो हमें संगठन देता है, फल चाहिए। अब जो बैगन का भरता है उसमें बैगन, मिर्च मसाले और फल चाहिए। अब हमें इसका निकालना है तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से। इसमें बीज होता है, तेल में, मूंगफली में, सरसों, सोयाबीन में। इसको हमें सारणी रेडी करनी है। अब पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। अब जो ये जल है, बीजों को जल
से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। जो ये मूंग के और चने के बीज हैं उनको एक दिन के लिए पानी में डालकर छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और जो उसका जल है फिर दूसरे दिन निकाल दें और बीजों को ग्लास में रहने दें और जो बीज है उन्हें ग्लासों के अंदर रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब उन्हें क्या करना है कि एक कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से आपको भिगोना है मूंग के लिए। डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं और क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? तो ये दिख रहा होगा आपको, ये मूंग की दाल है तो इसमें कैसे उनकी जड़ें निकल गई। क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए। तो उनमें से एक संरचना जो निकल आती है, तो यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। अगर उनमें से नहीं निकलती हैं बीज की लहरें तो उन्हें क्या करना है, एक दिन और कपड़े में लपेट कर रख देना है। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। अब जो ये आपने किया है ये 1 डे 2 डे, तो इन्हें भिगोकर आपको खाना है। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? अब क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिना करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं। कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं और ये जो होता है, जो इसमें मकरंद निकलता है तो वो कुछ वर्षों के लिए ही होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब जंतु क्या खाते हैं पढ़ेंगे। जंतु क्या खाते हैं 1.4। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? अभी है, क्या आपके घर में एक ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी। और जब आपको ये पालते होंगे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, तो इसकी आपको जानकारी भी होगी। क्या आपका पालतू जानवर क्या खाता है? अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अबे क्या आपने गिलहरी को, कबूतर, छिपकली या उस छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। अब सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं और जो उसमें कुछ जंतु जो खाते हैं वो नाम भी लिखे हुए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 सूची है जंतु और उनका भोजन। अब जीव का नाम है पहले भैंस। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। और बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। और आपको ये लिखना है चूहा क्या खाता है? शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा, अन्य। ये क्या खाते हैं वो आपको पूरी सूची तैयार करनी है। और हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद होते हैं। अब पहले उन जंतुओं के नाम लिखने हैं केवल पौधे और पादप, जो पादप और उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? जो पादप और पादप खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्गों में रखते हैं। और इन्हें क्या रखते हैं? दूसरे वर्गों में रखते हैं। जैसे कि इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं?
क्या आप ऐसे जंतुओं को न जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखें, और इन्हें किस में रखा जाएगा? तीसरे वर्ग में। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखे। अब 1.6 में अलग अलग वर्ग में लिखना है। गाय क्या खाती है? मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। गाय जो खाती है वो लिखना है वह, और मांसाहारी जो होता है उसका लिखना है, जैसे शेर सर्वाहारी। और नेक्स्ट देखते हैं, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। अब हम जानते हैं कि हम में से कुछ लोगों को, ये बहुत से लोगों को ऐसे जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, जिनके द्वारा अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। क्या यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिससे सुनिश्चित हो सके कि ये भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। इस साथ वीडियो का एंड करते हैं और इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? अब क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? या 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। और ये सारणी हमें पूरी तैयार करनी है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये सब क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।